नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, आज तारीख है 26 फरवरी 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली खबर ये है कि नागा डील विल नॉट हर्ट मणिपुर। मोदी यानी कि प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि जो नागा डील हुई थी तो वो मणिपुर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो कल मैंने आपको नागा डील के बारे में बताया था कि 2015 में NSCN-IM के साथ प्रधानमंत्री जी ने एक समझौता किया था, लेकिन वो जो समझौता था उसके बारे में काफ़ी गोपनीयता बरती गई थी और उसको खोला नहीं गया था कि उसमें कौन कौन से मसौदों पर हस्ताक्षर किया गया है। और अभी तक वो मसौदा जो है तो पूरी तरीके से सामने नहीं आया है कि वो क्या है। तो किसी को नहीं पता है दरअसल पे, प्रधानमंत्री और उनके कुछ करीबियों के अलावा, कि आखिर उस मसौदे में क्या डील फाइनल हुई है। तो ऐसा कहा जा रहा था कि शायद उसमें ग्रेटर नागालैंड की मांग मान ली गई है, जिसमें कि मणिपुर राज्य का ही आधा हिस्सा नागालैंड को देने की बात कही जा रही है। तो अगर ऐसा होता है तो मणिपुर का आधा हिस्सा कट करके किसमें ग्रेटर नागालैंड में शामिल हो जाएगा, जो कि मणिपुर वाले तो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसा करने पर तो एक बहुत बड़ी समस्या खुद नॉर्थ ईस्ट में नई समस्या खड़ी हो जाएगी, यानी पुरानी समस्या को निपटाने के लिए उससे भी एक बड़ी नई समस्या खड़ी कर देने वाली बात हो जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि जो हमने डील की है, समझौता किया है, उसमें मणिपुर का कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो क्या ये माना जाए कि इसमें मणिपुर की कोई भी ज़मीन नागालैंड में शामिल करने की बात नहीं की गई है, यानी कि ग्रेटर नागालैंड में शामिल करने की बात नहीं कही गई है। तो अब है क्या दोस्तों कि ये इतना सीक्रेट है पूरा का पूरा मामला कि कुछ किसी को पता तो है नहीं। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी नहीं पता है। तो अभी हमारे लिए तो जाहिर तौर पे ज़्यादा गोपनीय रहेगा ही। उसके अलावा दोस्तों, जो पूरा इस समय चल रहा है यहाँ का कार्यक्रम, तो वो राजनीतिक कार्यक्रम है, ठीक है। यानी कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा करके ये एक दूसरे को, मतलब अभी वहाँ पे जो चुनाव होने वाले हैं, शायद हो भी गए हैं या कि होने वाले हैं, पता नहीं, देख लीजिएगा आप। तो उस चुनाव के कारण एक दूसरे पे ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि जो वहाँ पे इकराम इबोबी की सरकार है तो वो सही सरकार नहीं है, वो मणिपुर के लोगों का ध्यान नहीं रख सकती है, तो इस बार भाजपा की सरकार बननी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो है क्या कि इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा चुनाव का रिजल्ट एक बार आ जाए, वहाँ पे एक बार नई सरकार बन जाए, तो उसके बाद फिर अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ पे प्रधानमंत्री का क्या स्टैंड होगा या कि सरकार का क्या स्टैंड होगा। क्योंकि NSCN-IM के साथ जो वार्ता हुई थी वो लगभग अभी इसलिए रुकी भी हुई है कि शायद वो भी इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव इत्यादि निपट जाए, फिर उसके बाद वो बात को आगे बढ़ाएं। लेकिन ये बात भी आप जान के रखिएगा कि अगर ग्रेटर नागालैंड पे कोई सहमति नहीं बनती है तो हो सकता है कि NSCN-IM वही काम फिर से करने लगे जो कि वो पहले करता था, यानी उग्रवाद। तो दोस्तों, अगली खबर ये है कि टू इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज स्पॉटेड, यानी कि दो संकटग्रस्त वनस्पति की, यानी कि पेड़ की प्रजातियां जो हैं तो देखी गई हैं। तो ये कहाँ पर देखी गई हैं? ये देखी गई हैं एराविकुलम नेशनल पार्क में, जो कि मन्नार में उपस्थित है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो प्रजातियाँ हैं पौधों की, इनकी क्या खासियत है? तो इनकी खासियत ये है कि ये इम्पेटियंस यानी कि बालसम की प्रजातियाँ हैं। इन्हें ज्वेल वीड भी कहा जाता है, ठीक। और ये कहाँ पाई जाती हैं? प्रिस्टीन फॉरेस्ट यानी कि परिशुद्ध जंगलों में पाई जाती हैं। तो प्रिस्टीन फॉरेस्ट का मतलब होता है कि ऐसे जंगल जिनमें मानवों के द्वारा कोई छेड़छाड़ अभी तक नहीं की गई है, वो पहले जैसे प्राकृतिक रूप से थे वैसे अभी भी हैं। तो वहाँ पर ये पेड़ पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे इलाके जहाँ पर इंसान के द्वारा काफ़ी हस्तक्षेप किया गया है वहाँ पे अब ये पेड़ नहीं पाए जाते हैं। इसी वजह से ये संकटग्रस्त भी हैं। यानी कि जहाँ पर मनुष्यों का हस्तक्षेप है तो वहाँ पे पूरे काट दिए गए हैं। तो ये सिर्फ कहाँ बचे हुए हैं? सिर्फ उन इलाकों में जहाँ पर मनुष्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो कहा जाता है कि ये वहाँ पर होते हैं आमतौर पे जहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो ज़्यादा होती है। और इसके अलावा ये किन जंगलों के द्वारा घिरे हुए हैं? ये शोल के जंगलों के द्वारा घिरे हुए हैं। तो जो शोल होता है वो एक प्रकार की कांटेदार झाड़ी होती है। तो यानी कि जो ये पेड़ पाए गए हैं जिन प्रिस्टीन जंगलों में, परिशुद्ध जंगलों में, तो उसके चारों ओर शोल नामक झाड़ियाँ भी फैली हुई हैं। तो यहाँ पे आपको जो जानने लायक महत्वपूर्ण है वो ये है कि इनमें से एक प्रजाति का क्या नाम है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका नाम है इम्पेटियंस पांडुरंगिनी, ठीक। और ये सबसे पहली बार 2015 में नोटिस किया गया था। इसके अलावा जो दूसरी प्रजाति है तो उसका नाम है इम्पेटियंस
त्रावणकोरिका। तो इन दोनों प्रजातियों का आप नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता है कि ये कहाँ पर पाई जाती हैं। तो त्रावणकोरिका तो नहीं पूछेगा, क्योंकि वो पता चल जाएगा कि त्रावणकोर का इलाका कहाँ पे है। तो यही पूछ सकता है कि ये पांडुरंगिनी कहाँ पे है। तो हो सकता है कुछ लोग महाराष्ट्र लगाएं, क्योंकि उनको लगे कि पांडुरंग जो नाम है तो महाराष्ट्र से शायद संबंध रखता हो, लेकिन ये है कहाँ, ये केरल में है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि पेस्ट ईट अवे 35% ऑफ टोटल क्रॉप यील्ड सेज ICAR साइंटिस्ट। यानी कि जो कीट हैं तो वो 35% के आसपास जो फसल की उपज है उसको खा जाते हैं, ऐसा कहना है ICAR के एक वैज्ञानिक का। तो है क्या दोस्तों कि सबसे पहले आपको बता दूं पेस्ट का क्या मतलब होता है। पेस्ट का मतलब होता है कीट या कीड़ा जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो उसको मारने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसे पेस्टिसाइड कहा जाता है। पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक। तो पेस्ट है कीट और पेस्टिसाइड है कीटनाशक। तो यहाँ पे PK चक्रवर्ती नाम के वैज्ञानिक है, तो उन्होंने ये बताया कि 30 से 35% के आसपास जो वार्षिक उपज है फसलों की, तो वो इस प्रकार के कीड़ों के द्वारा नष्ट कर दी जाती है। और ये उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जो कीड़े हैं तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है निमेटोड्स। ठीक, तो जो निमेटोड्स हैं तो ये एक प्रकार की कीड़ों की क्या है, ये कुल है। यानी कि ये एक ऐसा कीड़ों का कुल होता है, जेनेसिस होता है, जिसमें कि बहुत सारे कीड़े आते हैं। तो कोई एक दो स्पीशीज़ नहीं, तकरीबन सैकड़ों स्पीशीज़ के अंदर आ जाती हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो बहुत सारे नेमाटोड्स होते हैं तो ये एक प्रकार के पैरासाइट्स यानी कि परजीवी होते हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक वर्म होते हैं। यानी कि इतने छोटे छोटे ये वर्म या कीड़े होते हैं जो कि आसानी से मतलब देखे भी नहीं जा सकते, यानी छोटे छोटे होते हैं। तो इनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि इनके द्वारा जो नुकसान किया जा रहा है तो तकरीबन 6 करोड़ टन अनाज का है। तो सोचिए 6 करोड़ टन कितना अनाज होता है। तो उन्होंने कहा प्रतिवर्ष इतने अनाज का ये नुकसान कर देते हैं, जिसके कारण ये हमारे बायो सेफ्टी यानी कि जैव सुरक्षा पर अब एक प्रतिकूल प्रभाव डालने लगे हैं, यानी एडवर्स इफेक्ट डालने लगे हैं। और ये कहा गया है कि जो बायो सेफ्टी है इट इज़ पैरामाउंट टू फूड सिक्योरिटी, यानी खाद्य सुरक्षा के लिए ये एक सबसे महत्वपूर्ण, एक सर्वोच्च प्राथमिकता वाला बिंदु होता है। तो यानी कि कहने का उनका ये तात्पर्य है कि बायो सेफ्टी का ये मतलब होता है कि जब फसल इस प्रकार के कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित ही नहीं रहेगी तो कभी बच ही नहीं पाएगी, तब आपका उत्पादन कभी इतना हो ही नहीं पाएगा कि आप अपने लोगों को भोजन की पूर्ण उपलब्धता करवा सकें, अर्थात खाद्य सुरक्षा आप पूर्ण रूप से लोगों को दे सकें। तो उनका ये कहना था एक प्रकार से कि भारत में जो खाद्य सुरक्षा योजना है, या कि जो भारत की खाद्य की सुरक्षा है अपनी, कि अपने सभी लोगों को पर्याप्त रूप से भोजन प्रदान करना ताकि वो दिन में जितनी आवश्यक कैलोरी है उसको प्राप्त कर पाएँ। तो इसका जो सपना है तो हो सकता है कि चल के ये जो कीड़े हैं तो उसमें मटिया मेट कर दें। तो उन्होंने कहा कि जो निमेटोड होते हैं तो इनमें भी जो प्रमुख रूप से कीड़े होते हैं वो होते हैं राउंड वॉर्म्स यानी गोल कृमि, थ्रेड वॉर्म्स यानी सूत्र कृमि, और ईल वॉर्म्स यानी ईल कृमि। तो ये जो हैं तो प्रतिवर्ष 6 करोड़ टन अनाज का नुकसान करते हैं, जो कि हमारे कुल अनाज उत्पादन का, कुल फसल उत्पादन का 10 से 12% है। और उन्होंने ये कहा कि द फार्मर्स आर स्टिल नॉट फुली अवेयर अबाउट दीज पोटेंशियल क्रॉप डिस्ट्रॉयर्स, यानी कि जो हमारे कृषक हैं वो अभी भी इस क्रॉप डिस्ट्रॉयर यानी कि फसल विनाशक से पूर्ण रूप से जागरूक नहीं, यानी उसके संबंध में उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये कौन से कीड़े हैं, ये कैसे नष्ट होते हैं, इत्यादि इत्यादि, और इसकी वजह से कितना ज़्यादा उन्हें नुकसान हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो निमेटोड हैं तो इनके सारे देश में फैल जाने की भी कुछ चिंताएं अपने आप में व्याप्त हैं। तो कुछ उदाहरणों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि कुछ वॉर्म ऐसे थे, कुछ कीड़े ऐसे थे, जैसे कि उन्होंने कहा कि पोटैटो और टोमेटो यानी कि आलू और टमाटर में पाई जाने वाली जो एक पोटैटो सिस्ट निमेटोड थी तो वो सबसे पहले नीलगिरी में देखी गई थी, यानी नीलगिरी के दक्षिण भारत के इलाके में थी। लेकिन उनका कहना है कि आज की तारीख में वो पूरे भारत में फैल चुकी है। तो उनका ये कहना है कि इस प्रकार की जो जातियाँ प्रजातियाँ हैं तो अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हो सकता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलें और देश भर में कृषि उत्पादों को नष्ट करने लगें। तो दोस्तों अगली खबर है दो द नेट टाइटन्स
इंडिया रिमेन्स हब फॉर टर्टल ट्रेड, यानी कि जाल के कड़े होने के बावजूद भी भारत में जो कछुओं का व्यापार है वो लगातार हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि नियम कानून के कड़े होने के बावजूद भी, निगरानी के कड़े होने के बावजूद भी जो कछुओं का अवैध व्यापार है तो वो कम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों बता दूं कि बहुत सारे जो कछुए हैं तो वो आज की तारीख में संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड प्रजातियां हैं और लगातार उनका शिकार किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी संख्या और भी कम होती जा रही है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वर्षों में ये लुप्त ही हो जाएं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि एज द स्मगलिंग नेटवर्क स्ट्रेंथन, इंडिया कंटिन्यूज टू बियर द इग्नोनिमी ऑफ बीइंग सोर्स ऑफ द इलीगल ट्रेड एंड एक्सपोर्ट ऑफ टीएफटी। तो सबसे पहले टीएफटी बता देता हूँ। तो टीएफटी मतलब होता है टॉर्टोइजेस एंड फ्रेश वाटर टर्टल्स, यानी कि टॉर्टोइज और टर्टल में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन हिंदी में आमतौर पर हम इन्हें दोनों को ही कछुआ कह देते हैं। तो जो टर्टल्स भी हैं तो वो अलग अलग हो सकते हैं, एक हो सकते हैं समंदरी और एक हो सकते हैं फ्रेश वाटर यानी ताज़े पानी में पाए जाने वाले। तो ये कहा गया है कि जो टीएफटी हैं यानी कि टॉर्टोइज और ताज़े पानी के कछुए, तो लगातार उनका जो निर्यात हो रहा है वो भारत के लिए बड़े शर्म की बात है। तो दोस्तों जो शब्द है इग्नोनिमी, वो इग्नोमिनी उसका मतलब होता है कि बड़े शर्म की बात है या बड़ी बेइज्जती की बात है भारत के लिए कि भारत लगातार इस प्रकार के एक इलीगल ट्रेड यानी कि एक अवैध व्यापार का केंद्र बना हुआ है। तो है क्या दोस्तों कि ये जो कछुए हैं तो इनको क्यों मारा जाता है, क्यों निर्यात किया जाता है? तो है क्या कि कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर इन कछुओं को बड़े चाव से खाया जाता है, खासकर चीन में, वियतनाम में, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में और चीन में खासकर। और इसके अलावा भारत में ही बंगाल में और बांग्लादेश में भी इनको खाया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोग इनसे दवाइयाँ इत्यादि भी कुछ बनाते हैं, तो वो भी इनको अपने पास मांगते हैं कि हमको ये भेज दो जिससे कि हम इसे दवाई इत्यादि बनाएं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो गेंडे की सींग होती है तो उससे भी कुछ लोग दावा करते हैं कि उससे कुछ दवाई बनती है, तो इसी वजह से उसकी सींग के लिए उसका शिकार भी किया जाता है। तो इन सभी कारणों की वजह से क्या किया जाता है कि इन कछुओं को पकड़ के या तो जिंदा ही या तो फिर मार करके इनके मांस को निर्यात किया जाता है। और ये सब कौन करता है? ये सब तस्करों का नेटवर्क करता है। तो आइए जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर कछुए पाए जाते हैं और कहाँ इनको ज़्यादा खतरा है भारत में। तो लिखा हुआ है गंगा रेड जोन, यानी कि जो गंगा नदी का इलाका है तो वो इनके लिए एक रेड जोन की तरह, एक खतरनाक स्थल की तरह है। तो ये माना जाता है कि जो सबसे ज़्यादा पकड़े जाते हैं कछुए, तो 46% तो अकेले गंगा से ही, गंगा के मैदानों से ही पकड़े जाते हैं, और ख़ास करके लखनऊ और कानपुर के कुछ विशेष इलाकों में। और वहाँ से पकड़ करके इनको क्या किया जाता है? बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि देयर इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ टर्टल पोचिंग इन दिस एरिया गिवन द डाइवर्सिटी ऑफ टीएफटी पॉपुलेशन अलोंग द रिवर, यानी कि इस खास इलाके में जो कछुए हैं तो उनका शिकार, पोचिंग मतलब शिकार होता है, उनका शिकार एक प्रकार की परंपरा या प्रथा बन गया है, ठीक। और उसके पीछे कारण ये है कि जो टीएफटी यानी टॉर्टोइज एंड फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं, तो यहाँ पर उनकी जो तादाद है तो ठीक ठाक मात्रा में है, तो इनको पकड़ करके क्या किया जाता है, मतलब कि बेच दिया जाता है, या कि जो भी उसका उपयोग करते हो ये लोग। तो ये कहा गया कि गंगा के अलावा भी पश्चिमी घाट की नदियों में और कहीं कहीं पूर्वी घाट की नदियों में भी कुछ मात्रा तक इन्हें पकड़ा जाता है, इनका शिकार किया जाता है। और ये कहा गया है कि एक्सपोर्ट करने के लिए, निर्यात करने के लिए मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बंदरगाहों पे इनको ला करके इकट्ठा भी किया जाता है ताकि वहाँ से इनको निर्यात किया जा सके। और ये भी कहा गया कि अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक कंजम्पशन यानी कि घरेलू तौर पे इनका जो उपभोग किया जाता है तो पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में अभी भी जारी है। और जो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट की बात है, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात की बात है, तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और चीन में इसको भेजा जाता है, जहाँ पर ये स्मगलरों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे का सौदा साबित होता है, क्योंकि उन इलाकों में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि स्मगलर यहाँ से सस्ती कीमतों में ख़रीद करके वहाँ महंगी कीमतों में उसको बेचते हैं।
तो ये कहा जाता है कि जो टर्टल्स होते हैं, जो कछुए होते हैं, तो किसी भी रिवराइन सिस्टम यानी कि नदी तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये स्कैवेंजर का काम करते हैं। तो दोस्तों, स्कैवेंजर वो होता है जो कि गंदगी को साफ कर देता है। तो आमतौर पे आपने देखा होगा जो अपशिष्ट भोजी होते हैं या कि जो मृत भोजी होते हैं, तो वो स्कैवेंजर कहलाते हैं। अर्थात जो पुराने मरे हुए जीवों के जो शरीर के अवशेष हैं या कि जो उत्सर्जित करते हैं जीव जिन पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को, तो उनको खा करके उनको साफ करने वाले स्कैवेंजर कहलाते हैं। तो ये कहा गया है कि नदी तंत्रों में कछुआ एक स्कैवेंजर का काम करता है, जिसकी वजह से वो नदी को हमेशा स्वच्छ और साफ बनाए रखने में मदद करता है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि बड़ी हास्यास्पद बात है कि जो राष्ट्रीय गंगा मिशन है, तो वहाँ पर बार बार ये कहा जाता है कि जो कछुए हैं तो उनको पाला जाएगा, उनकी ब्रीडिंग की जाएगी और उन्हें वेटलैंड्स में यानी कि जो देश भर में फैली हुई आर्द्र भूमियाँ हैं, अर्थात ऐसे इलाके जहाँ पर कुछ मात्रा में पानी होता है, तो वहाँ पर ले जा कर के उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन है क्या कि ये सारे शिकार इत्यादि और इनके व्यापार को देखते हुए भी ये सब कहना बड़ी हास्यास्पद बात है कि एक तरफ सरकार इनके शिकार को रोक नहीं पा रही है, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हम कछुओं के द्वारा ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उनको बचा करके। तो एक यहाँ पर ये कहा गया है कि एक बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत है, एक बेहतर योजना की ज़रूरत है, अन्यथा इनको ख़त्म होने से नहीं रोका जा सकता। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेलवेज मल न्यू परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि जो रेलवे है तो एक नए परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी निष्पादन गुणांक के बारे में विचार कर रहा है। तो है क्या कि रेलवे के पास अपना एक पहले से ही परफॉर्मेंस इंडेक्स है, जिसके आधार पे वो रैंकिंग करता है अपने ही कुछ डिपार्टमेंट्स की कि मतलब कि कितने अंक इनको मिले, कितने अंक इनको मिले। तो अब आगे चल के वो उसको बदल देंगे और उनका ये कहना था कि पिछले 5 वर्षों में सबसे कम जो अंक मिले हैं वो इसी वर्ष मिले हैं। तो उसके लिए अब उन्होंने क्या कहा है कि जो जब ये वित्तीय वर्ष समाप्त होगा, यानी कि अभी आप देखेंगे कि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा, तो उनका कहना है कि हम तब तक में एक नया इंडेक्स खोज लेंगे, यानी एक नया इंडेक्स बना लेंगे और अब आगे चल के जो हम परफॉर्मेंस निकालते हैं, निष्पादन गुणांक निकालते हैं कि हमारी इस साल दक्षता कितनी रही, हमारा इस साल कार्य कितना हुआ, तो अब हम उस नए इंडेक्स के अनुसार नापेंगे। तो दोस्तों, जब वो बन जाएगा तब उस पर चर्चा करेंगे। अभी तो उसमें लोग अपने रिकमेंडेशंस दे रहे होंगे क्या कैसे किया जाना चाहिए। तो वही है कि परफॉर्मेंस इंडेक्स आएगा तो सीधा सा मतलब ये है कि अभी जिन मानकों के आधार पर वो अंक देते हैं, तो हो सकता है उन मानकों को परिवर्तित कर दें, या कि फिर हो सकता है कि जो भारांश होता है, वेटेज होता है कि किस किस मानक को कितने कितने अंकों के हिसाब से पूरे में टोटल में अंक दिया जाए, तो वो हो सकता है थोड़ा सा बदल दिया है। तो आपको वेटेज या भारांश का कंसेप्ट उसके लिए पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वाले पेज में आते हैं। थाउजेंड्स प्रोटेस्ट दुर्तेतेज वार ऑन ड्रग्स, यानी कि हज़ारों लोगों ने दुर्तेते की जो ड्रग्स के खिलाफ़ लड़ाई है तो उसके खिलाफ़ प्रदर्शन किया है। तो आपको बता दूं कि जो रोड्रिगो दुर्तेते हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं कहाँ के, फिलीपींस के, तो वो काफ़ी कुख्यात हैं इस मामले को लेकर के कि जो कोई भी मादक पदार्थों की तस्करी या उसको बेचने, यहाँ तक कि उसको उपभोग करने में भी संलिप्त पाया जाता है, तो कहते हैं कि उसको गोली से उड़ा देना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने खुद इस बात का दावा किया था कि जब वो एक फिलीपींस के शहर दावाओ नाम के शहर के मेयर हुआ करते थे, तो वो पुलिस को अपने साथ लेकर के जाते थे और जो कोई भी इस प्रकार का ड्रग्स इत्यादि का उपयोग करता था तो उसको गोली से उड़ा देते थे, उड़वा देते थे। तो ये तो पुरानी बात थी, लेकिन नई बात जो है, तो आपको पता होगा कि पिछले साल काफ़ी हंगामा हुआ था सारी दुनिया में, यूएन में भी, कि इन्होंने कई सारे ड्रग तस्करों को गोली से उड़वा दिया, यानी कि उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, तो इन्होंने सीधे उनका इनकाउंटर ही करवा दिया, जो कि एक तरीके से मानवाधिकार का सख्त उल्लंघन है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ गलत काम करता है तो सीधा सा आपका कर्तव्य होता है कि आप उसको पकड़ करके उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो कानूनी तौर पे ही आप उसको फांसी दें, बजाय कि आप उसको क्या करें, किसी एनकाउंटर में उड़वा दें। तो यही किया था, तो हज़ारों लोगों की, तो मतलब सैकड़ों लोगों की इन्होंने क्या की थी, हत्या करवाई थी। यानी कि इन्होंने आदेश दे दिया था कि जो कोई पकड़ा जाए ऐसा करते हुए तो उसको गिरफ्तार मत करो, उसको उड़ा दो। तो ये तो एक तरीके से क्या हुआ, ये तो तानाशाही टाइप का काम हो गया।
तो उसी चीज़ को लेकर के अब लोग इनके विरोध में उतर आए हैं। और लोग क्यों विरोध में उतर आए हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनके परिवार के कुछ लोग जो कि इन सारे धंधों में लिप्त हो गए थे, तो उनको क्या किया गया कि इन्होंने मरवा दिया। अब है क्या कि कोई भी आदमी जैसे कि वो भटक गया, यानी कि उसको जो करना चाहिए था तो वो नहीं किया, पढ़ाई लिखाई सही तरीके से नहीं किया, नशा इत्यादि करने लगा, तो बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि वही आदमी तो आगे चल के ड्रग्स के धंधे में चला जाता है, वही बेचने, पहले पीता है बाद में बेचने लगता है। तो हुआ ये था कि बहुत सारे लोगों के जो परिवार के सदस्य थे, तो वो ऐसे काम जो करने लगे थे, तो जब उनकी हत्या कर दी गई तो उन्हें इस बात का बड़ा दुख हुआ कि जिस आदमी को हम कई साल से सुधारना चाहते थे, तो उसको सरकार ने सुधारने की वजह उसको ख़त्म ही कर दिया। तो वही है कि लोग इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो गए कि कई सारे लोगों के बच्चे भाई इत्यादि मारे गए उसमें। तो उनका कहना था कि ये शुद्ध रूप से तानाशाही है और दुर्तेते को कोई अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति को इस प्रकार से मारे। हालांकि क्या हुआ है कि जब बराक ओबामा ने उनको कहा कि दुर्तेते जो हैं तो मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, तो दुर्तेते ने बराक ओबामा को माँ की गाली भी दी थी। तो ये क्वेश्चन भी आ गया था शायद MPPSC में, तो इसलिए आपको बता भी रहा हूँ। तो है क्या कि दुर्तेते जो हैं तो थोड़ा सा सनकी टाइप के आदमी तो हैं ही, और वो बड़े अजीब तरीके से कभी कभार बात भी करते हैं। अब जो बराक ओबामा को ही गाली दे दे तो वो किस प्रकार की प्रवृत्ति का आदमी होगा, तो आपको समझना चाहिए। तो देखिए अब क्या है, थोड़ा सा तानाशाही तो चल ही रही है इनकी। और कुछ लोगों का ये कहना है कि 31 साल पहले जो एक तानाशाह का तख्ता पलट किया गया था, तो कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है दुर्तेते का भी ऐसे ही तख्ता पलट करना पड़े, क्योंकि ये अब वही तानाशाही शुरू कर रहे हैं जो कि 31 साल पहले मनीला में हुआ करती थी। तो मनीला के बारे में बता दूं, मनीला फिलीपींस की राजधानी ही है। तो अब ये मत सोचने लगी है कि फिलीपींस बोल रहा था, मनीला कैसे बोल दिया। मनीला जो है तो फिलीपींस की राजधानी है। इसके अलावा फिलीपींस के बारे में दो चार चीज़ें और भी आप देख लीजिएगा कि लुजोन जल संधि कहाँ पर है, फिलीपींस में कौन कौन से मुख्य द्वीप हैं, क्वेजन सिटी कहाँ पर है। तो फिलीपींस से संबंधित कई सारे भूगोल में प्रश्न बन सकते हैं। और आप अगर भूगोल की टेस्ट सीरीज़ लगाए होंगे किसी की, तो फिलीपींस से एक आध क्वेश्चन तो आपको मिला ही होगा, क्योंकि फिलीपींस से क्वेश्चन जो है तो बनने की बड़ी संभावना है। तो दोस्तों अगली खबर है कि पाक टर्की साइन 10 एग्रीमेंट्स, यानी कि पाकिस्तान और तुर्की ने 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है तो तुर्की से काफ़ी अच्छे संबंध बनाने में लगा हुआ है, और उनके बीच काफ़ी अच्छे संबंध बन भी गए हैं पिछले कुछ वर्षों में। तो यहाँ पर ये कहा गया कि एक 10 सूत्रीय समझौता हुआ है दोनों के बीच, जिनमें से प्रमुख समझौते कौन से हैं, वो हैं फिनेंशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्थिक रूप से जो खुफिया जानकारी होती है कि कौन सा आदमी का अपना पैसा तुर्की में कहाँ पर जमा कर रहा है, किस प्रकार से जमा कर रहा है, तुर्की का कौन सा आदमी अपना पैसा पाकिस्तान में कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। तो उन सारी चीज़ों की जो जानकारी होती है तो वो एक दूसरे देश आपस में साझा करेंगे। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है, डिफेंस कोऑपरेशन, यानी कि रक्षा सहयोग। तो एक दूसरे को वो क्या करेंगे, रक्षा सहयोग देंगे। तो इसमें रक्षा सहयोग में सबसे महत्वपूर्ण होता है हथियारों का आदान प्रदान, अर्थात जो तुर्की के पास बहुत सारे हथियार हैं तो हो सकता है कि वो आगे चल के पाकिस्तान को कुछ दे दे। तो देखिए आगे चल के क्या होता है, अगर कुछ देगा तो हमें पता ही चलेगा। तो ये बात आप जान के रखिएगा कि पाकिस्तान के तुर्की के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक खबर लिखी हुई है कि स्वीडन अ नेशन ऑफ ओपन आर्म्स रीथिंक्स इट्स इमिग्रेशन पॉलिसी, यानी कि स्वीडन जो कि हमेशा अपनी बाजुएं खोले रखता था लोगों का स्वागत करने के लिए, अब अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी यानी कि आप्रवासन नीति पर फिर से विचार कर रहा है। तो दोस्तों है क्या कि अब स्वीडन में भी इस बात के लिए आवाज़ उठने लगी है कि अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी यानी कि जो आव्रजन नीति या प्रवासन या कि आप्रवासन नीति है उस पर फिर से विचार कीजिए। अभी तक देखिए है क्या कि जो स्वीडन में नीति चल रही है तो उसके हिसाब से 2015 में इन्होंने 1,63,000 शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह दी। अब आप देखिए कि कुल आबादी ही स्वीडन की तकरीबन 98 लाख से 1 करोड़ के बीच है। अब 1 करोड़ की आबादी वाला देश अगर 1-1.5 लाख लोगों को एक साल में ही ले ले और अगले आने वाले 5 सालों में तकरीबन 8-10 लाख लोगों को अपने यहाँ ले ले, तो क्या होगा, ऐसा होगा कि उसकी पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, यानी कि उसके यहाँ 8-10% आबादी, नई आबादी आ जाएगी। और वो नई आबादी जो होगी तो उसकी अपनी अलग समस्याएं होंगी, क्योंकि वो वहाँ की सोशल और कल्चरल इंटीग्रेशन में पूरी तरीके से समाहित नहीं हो पाएगी, यानी कि वहाँ पे जो सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप है तो उसको इतनी आसानी से वो ग्रहण नहीं कर पाएगी। तो ये कहीं पर भी हो ये सब होता ही है।
तो किसी भी देश को कभी भी इतनी ज़्यादा मात्रा में इमिग्रेंट्स नहीं लेने चाहिए। और ये जो है तो सिर्फ स्वीडन के लिए नहीं, ये सभी देशों के लिए लागू होता है कि चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, कोई भी हो, तो कोई भी देश कभी भी भारी मात्रा में कहीं से भी इमिग्रेंट्स नहीं लेता है। और ख़ासकर स्वीडन जैसा देश जहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं है, तो वहाँ पर अगर वो लेंगे इस प्रकार के इमिग्रेंट्स, तो वहाँ का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जो है, जो जनांगीय संरचना है, वो बिल्कुल बदल जाएगी और इससे वहाँ पे भारी समस्याएं आगे चल के उत्पन्न हो सकती हैं। तो है क्या कि अब देखिए कि जब 2015 में ही 1,63,000 लोगों को इन्होंने ले लिया, तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन इनकी 1.5% आबादी जो थी वो बढ़ गई, और वो आबादी जो थी तो बाहर से आयात की हुई आबादी थी। ठीक, तो ऐसा अगर ये लोग लगातार आगे चल के करेंगे तो एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी इनके देश में हो जाएगी जो बाहर से आई हुई है, जो कि हो सकता है कि आगे चल के स्वीडन में ही अपना एक देश अलग बनाने की मांग करने लगे। तो इन सारी चिंताओं को देखते हुए अब लोग वहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं। तो है क्या कि वहाँ पे भी दो दल बटे हुए हैं, यानी कि लोग दो धड़ों में बटे हुए हैं। तो कुछ लोग हैं तो उनका ये कहना है कि अब इस पे फिर से विचार करना चाहिए, और कुछ लोग ये हैं तो उनका ये कहना है कि नहीं, ये तो रेसिज्म होगा, एक प्रकार का नस्लवाद होगा, और हमारा जो एक पुराना परंपरा रहा है तो हम उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इमिग्रेशन मतलब वैसे ही होना चाहिए जैसे पहले हो रहा था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। हालांकि जो विचार करने के लिए कह रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह उनको रोक देने या कि फिर उनको डंडा मार के बाहर भगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। उनका सिर्फ इतना कहना है कि उस पर विचार होना चाहिए। तो है क्या कि जो स्वीडन वाले हैं तो काफ़ी ज़्यादा संतुलित तरीके से अपना विचार व्यवहार रखते हैं। तो आमतौर पे अमेरिका वाले भी वैसा ही रखते हैं, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से डोनाल्ड ट्रंप का तो रवैया था ही, खासकर अमेरिकियों का भी रवैया देखने में आ रहा है। जैसे एक भारतीय की जो हत्या कर दी गई वहाँ पर, तो उससे काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि आगे हेट क्राइम ऐसे आगे चल के भारतीयों के खिलाफ़ या अन्य लोगों के खिलाफ़ हो सकते हैं जो कि अप्रवासियों के तौर पे अमेरिका गए थे। तो देखिए, अभी जो तकनीकी तौर पे वहाँ पे पॉलिसी है वो आपको समझाता हूँ। अभी पॉलिसी ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी शरणार्थी स्वीडन पहुँचता है तो उसको वहाँ पर एक लाइफ टाइम प्रोटेक्शन यानी कि आजीवन सुरक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि अगर वो चाहे तो पूरा जीवन स्वीडन में रह सकता है। ठीक, साथ ही साथ वहाँ पे फैमिली रीयूनिफिकेशन किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई आदमी अकेले पहुँचा है और बाद में उसका परिवार का व्यक्ति या परिवार के बाकी लोग जो कि छूटे रह गए थे अपने देशों में, तो उनको भी बाद में वो स्वीडन बुला करके वहीं पर बसा सकता है। यानी कि खुद तो नागरिकता ले सकता है, बाहर के लोगों को भी बुला करके अपने संबंधियों को वहाँ का नागरिक बना सकता है। तो है क्या कि ये जो पॉलिसी है तब इसको चेंज करने की मांग उठ रही है कि जो एक ये पूरे आजीवन काल के लिए जो संरक्षण देने की बात कही जा रही, तो उसको उनका कहना है कि इसको 2 से 3 साल किया जाए मैक्सिमम। और इसके अलावा जो फैमिली रीयूनिफिकेशन है, अर्थात कि जो व्यक्ति वहाँ पर रह रहा है किसी शरणार्थी के रूप में, तो उसके परिवार वालों को वहाँ पे ना बुलाया जाए। कि उसका परिवार है तो उस हिसाब से मानवीयता के आधार पर जो अभी तक बुला लेते थे, तो उनका कहना है कि ऐसा ना किया जाए। अन्यथा इससे क्या होगा कि बहुत भारी तादाद में जो शरणार्थी हैं तो स्वीडन का रुख करेंगे। तो है क्या दोस्तों कि समस्याएं तो हैं ही, तो उनसे निपटने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा इन देशों को। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये इमिग्रेशन ही क्यों हो रहा है, इसी को तो रोका जाना चाहिए। यानी कि जो सीरिया से और इराक से और इन सभी अस्थिर देशों से जो लोग भाग रहे हैं, तो इनको रोका जाना चाहिए उन्हीं के देशों में, तभी जाके ये समस्या सॉल्व होगी। नहीं तो इस तरीके से क्या होगा कि कुछ दिन में सारे देश अपने दरवाजे बंद कर देंगे, क्योंकि उनको करने पड़ेंगे, उनकी मजबूरी है। आप देख रहे हैं कि लगातार फ्रांस में इनके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, जर्मनी में उठ रही हैं। यानी कि हंगरी ने तो अपना बंद ही कर दिया है सीमा, बोलता है हम किसी को लेंगे नहीं, हमारा क्या लेना देना, ये जिनकी प्रॉब्लम है वो जाने, जिन्होंने प्रॉब्लम खड़ी की अमेरिका वगैरह वो जाने, हम क्यों लें। तो है क्या कि ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो जो समस्या की जड़ है, यानी कि जो इमिग्रेंट्स बन रहे हैं तो उनको बनने से रोका जाए, उनको उन्हीं के देशों में सुरक्षा प्रदान करके वहीं पर रोका जाए। इसके अलावा इसका कोई दूसरा चारा नहीं है, दूसरा हल नहीं है। और अगर कोई सोचता है दूसरा हल है, तो आगे चल के आप देखिएगा कि 5-10 वर्षों में ये बहुत बड़ी भयंकर एक समस्या खड़ी हो जाएगी।
तो दोस्तों अगली खबर ये है कि अमेजन डिफोरेस्टेशन वंस टेम्ड इज़ नाउ बैक, यानी कि अमेजन का निर्वनीकरण जो है, जो पहले की थोड़ा सा रोक लिया गया था, फिर से शुरू हो गया है। तो दोस्तों ये निर्वनीकरण वहाँ पे क्यों होता है? तो निर्वनीकरण इसलिए हो रहा है कि वहाँ के जो किसान हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने के लिए जंगलों को जला देते हैं। तो वहाँ पे कुछ किसान जो हैं तो वो क्या कर रहे हैं, सोयाबीन की खेती के लिए उनको ज़मीन चाहिए, तो उसके लिए वो जंगलों को जला करके जंगल साफ़ कर देते हैं, फिर उसमें सोयाबीन की खेती करते हैं ज़मीन पे। तो इस कारण से वहाँ पे लगातार जंगलों की संख्या कम होती जा रही है। तो दोस्तों अमेजन को तो दुनिया का कार्बन सिंक बोलते हैं, यानी कि वहाँ पे इतने जंगल हैं कि वो दुनिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसकी भारी मात्रा को अमेजन में ही अवशोषित कर लिया जाता है, अमेजन के जंगलों द्वारा। लेकिन अब अगर अमेजन के जंगल लगातार नष्ट होते रहेंगे तो इससे आगे चल के दुनिया भर में भारी पर्यावरणीय समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए सारे देश, ब्राज़ील और जो आसपास के देश हैं जो अमेजन बेसिन में आते हैं, तो उनसे हमेशा ये अपील करते रहते हैं कि कृपया आप अमेजन के पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखिए, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके देश के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों अभी जो बाकी का बचा हुआ है तो मैं बाद में ट्रांसलेट कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी लंबा पेपर आया था, 40-42 पेज का आज पेपर आया था। तो उसमें बहुत सी तो काम की चीज़ें थी, पर बहुत सी बेकार चीज़ें भी थी। यानी कि द हिंदू ने पेपर को बहुत फैला दिया है, यानी कि पहले जो 22-24 पेज का पेपर होता था तो उसको संडे को अब फैला करके 42 पेज कर दिया है। तो वहाँ ये है कि ऐसा नहीं कि जो खबरें बहुत बढ़ गई हैं, खबरें लगभग उतनी ही हैं। ये है कि साइंस टेक को उन्होंने मंडे से हटा करके संडे कर दिया है, और भी कई सारी चीज़ें, बीइंग नाम का एक नया पेज शुरू किया है, और व्हाट वेयर हु इत्यादि करके एक नया पेज शुरू किया है। तो उन सब के बारे में हम देखेंगे कि उसमें क्या हमारे काम का है। तो जो काम का होगा हमारे, उसको ट्रांसलेट करेंगे, और जो काम का नहीं होगा उसको पढ़ने का क्या मतलब है। तो है क्या कि इनका तो देखिए अपना व्यापारिक उद्देश्य है पेपर को इतना बड़ा कर देने का। तो उनका व्यापारिक उद्देश्य हो तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है यूपीएससी के लिए उससे डाटा निकालना। अब चूंकि है क्या कि 20-22 पेज होता है तो उसमें से आसानी से डाटा निकल आता है, खोज लेता है आदमी काम की खबर। वही आप उसको डबल करके बढ़ा दें, 42 पेज कर दें, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो भी करना तो पड़ेगा ही। अब उन्होंने अपना बदल दिया है स्वरूप, तो हमको इस हिसाब से बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। शिवरात्रि, जय हिंद।